हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है 4 से 6 नंबर, जिसमें से हर बार पेपर में आ ही जाता है, दोनों पेपर मिला लिया जाए, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इंग्लिश में इसको कहते हैं। देखते हैं। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो कम प्रश्न बनते हैं, ऐसे समझ आधारित ज़्यादा बनते हैं, लेकिन बाकी परीक्षाओं में बनते हैं और सीटेट में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जैसे कि पियाजे कहाँ के थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे ना। तो कोहलबर्ग और पियाजे, इन लोगों का 2-3 लोग हैं, उनका याद ही रखना चाहिए। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता क्या है? यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता क्या है? वह गुण होता है जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। तो नैतिकता क्या होती है? नैतिकता मतलब अगर हम किसी एक विशेष अवस्था में हैं तो हम सही और गलत की पहचान अगर कर पा रहे हैं कि हम सही चीज़ को कर रहे हैं या गलत चीज़ को कर रहे हैं, हमारा रास्ता सही है या गलत है, हमारी दोस्ती सही लोगों के साथ है या गलत लोगों के साथ, यही नैतिकता होती है। अनैतिकता क्या होती है? गलत की ओर ज़्यादा झुकाव करना ही अनैतिकता हो जाती है। गलत चीज़ों के ऊपर, गलत रास्तों के ऊपर ज़्यादा जब आपका रुझान हो जाता है तो वही अनैतिकता होती है। ध्यान रखिएगा, नैतिकता क्या होती है। हिंज की कहानी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहानी कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? हिंज की कहानी बताने का भी कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या था कि हिंज की माँ या शायद हिंज के परिवार का कोई बीमार था, तो हिंज के पास 2 रास्ते थे। या तो वो चोरी करके दवाओं को चुरा ले, या तो फिर वो अपनी जो परिवार का सदस्य था उसको मारने दे। तो वही उसके पास डिलेमा था कि वो चोरी करेगा तो उसकी नैतिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन चोरी नहीं करेगा तो उसकी परिवार का जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी मोरल डिलेमा में वो फंस गया था और यही कहानी थी। और हिंज की कहानी प्रश्न बनता है कि हिंज की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? हिंज की कहानी से किस सिद्धांत के निर्माण होता है? या प्रश्न बनता है नैतिक विकास की सिद्धांत किस कहानी पर आधारित है? तो हिंज की कहानी पर आधारित है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस कहानी पे आधारित है? वो हिंज की कहानी पे आधारित है। ध्यान रखिएगा, वो हिंज की कहानी पे आधारित है। आगे देखते हैं नैतिक दुविधा। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, इन्होंने कुछ टॉपिक्स स्पेशल बताया। उसमें से पहला था नैतिक दुविधा। इसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें हम सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएँ, सही लेने का भी मन कर रहा हो, गलत लेने का भी मन कर रहा हो, या दोनों ना करने का मन कर रहा हो, तो वही नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो इसमें क्या था? हिंज की कहानी में उसकी बीवी बीमार थी, तो वो चोरी करता तो पुलिस पकड़ लेती और अनैतिक कार्य हो जाता, और नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती। तो इसमें यही है ना, चोरी भी नहीं कर सकता, अब वो मोरल डिलेमा में फंस गया है। सही काम करे, क्या सही है क्या गलत है उसको ये भी नहीं पता चल रहा है। तो नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा क्या होता है? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति ही नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि हिंज ने अगर चोरी की तो वह पुलिस पकड़ ले जाएगी उसे, और नहीं की तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो वो क्या करे उसको पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए, दोनों फिगर में 2 सिचुएशन उसके सामने हैं। दोनों सिचुएशन में से एक निर्णय नहीं ले पा रहा है। नैतिक तर्कणा दूसरा इनका टॉपिक था, दूसरा तथ्य था। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। मतलब नैतिक तर्कणा क्या होती है कि सही और गलत में जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन लेने के कुछ कारण होते हैं, वही जो कारण होते हैं वही नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, सही और गलत, जैसे कि ऊपर दो सिचुएशन थी, तो इसमें बाद में वो क्या चुनता है? वो चोरी करने का चुनता है ताकि उसकी बीवी बच जाए। तो उसकी बीवी बच जाए इसलिए वह चोरी करने के लिए चुनता है ना। तो उसकी बीवी क्या है? उसकी बीवी का बचना, ये नैतिक तर्कणा है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है, मतलब कुछ एक डिसीजन लेंगे उसमें जो प्रक्रिया शामिल होगी उसे ही नैतिक तर्कणा कहेंगे। सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाता है, सिंपल शब्दों में। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, हिंज ने क्या किया था? चोरी को चुना था। तो नैतिक तर्कणा क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन में शामिल प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहा जाता है।
इन्होंने कुछ कहा था कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते। नैतिक जो व्यवहार होते हैं, नैतिकता या अनैतिकता जन्मजात नहीं आती है। सामाजिक परिवेश जैसा होगा वैसे ही आपके व्यवहार होंगे। अगर सामाजिक परिवेश अच्छा होगा तो आपके व्यवहार अच्छे होंगे। अगर जो सामाजिक परिवेश है उसके तत्व अराजक तत्व होंगे, उसमें ज़्यादा अराजकता होगी तो आपकी अंदर नैतिकता कम, अनैतिकता ज़्यादा आएगी, आप बुरे व्यवहार ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। अगला है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए और इसको सार्वभौमिक पाया, मतलब ये सब में होते हैं। सार्वभौमिक मतलब सब में ही होते हैं और ये 6 चरण थे। ध्यान रखिए कितने थे, 6 चरण थे। देख लेते हैं हम। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं जो 6 होती हैं। ध्यान रखिएगा वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कुछ इन्होंने बताया कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते, ऊपर बता ही दिया गया है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक को अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, पड़ोस तथा स्कूल से नैतिक विकास होता है। तो सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से ही नैतिक विकास होता है। अब कोहलबर्ग के नैतिकता के लेवल बताए गए हैं। लेवल 3 बताए गए। ध्यान रखिए लेवल कितने हैं, 3 है। स्टेज कितने हैं, 6 हैं। हर लेवल में 2-2 हैं, तो स्टेज कितने हो जाते हैं, स्टेज 6 हो जाते हैं और लेवल 3 है। लेवल कितने हैं, 3 है, स्टेज 6 हो जाते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 10 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा को सही और गलत करने में बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में क्या होता है, प्री कन्वेंशनल है, बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। मतलब जो आपकी नैतिक तर्कणा होती है, सही चुने या गलत चुने, दूसरे लोग जैसे बताएंगे, दूसरे लोग जैसे आपको अफेक्ट करेंगे वैसे ही आप करेंगे। तो ये पहला लेवल हो जाता है 4 से 10 वर्ष। इसमें 2 स्टेज होते हैं, देख लीजिए 2 स्टेज कौन कौन से होते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। पहला क्या है, इसमें से पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो नैतिकता है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। मतलब बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पे। जैसे कि बच्चा होमवर्क अपना क्यों करता है, बच्चा होमवर्क करना भी नैतिकता ही एक है। तो होमवर्क क्यों करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसके टीचर उसको मारेंगे। तो ये पहली अवस्था में ऐसा प्रश्न बनता है कि एक बच्चा टीचर की डर की वजह से अपना होमवर्क करता है, तो वह नैतिकता के किस स्तर पे है और किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है। तो वो स्टेज पहले पे है, लेवल पहले पे भी है। तो बच्चे की नैतिकता जो है सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो मतलब इस अवस्था में अगर बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई जाएगी तो वो क्या बोलेंगे कि चोरी नहीं करनी है क्योंकि आपको सज़ा मिलेगी। तो उनकी नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। तो इस अवस्था में अगर हिंज की कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को तो वो बोलेंगे चोरी आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरा स्टेज होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले टर्म याद रखिए, हिंदी को छोड़ दीजिए क्योंकि हिंदी वाले टर्म बदलते रहेंगे लेकिन इंग्लिश के टर्म नहीं बदलेंगे। इस अवस्था को जैसे का तैसा भी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जैसे का तैसा भी अवस्था कहा जाता है। मतलब जैसे बच्चों के साथ कोई दूसरा नैतिकता दिखाएगा बच्चा भी वैसे ही नैतिकता दिखाएगा। बच्चों के साथ आप जैसे पेश आएंगे वैसे ही वो आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वो खुद भी करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया अच्छा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेन तोड़ दी। मतलब क्या है कि जैसे का तैसा व्यवहार इसमें होता है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, इसमें क्या होता है जैसे का तैसा करते हैं, जैसा आप नैतिकता दिखाएंगे वैसे ही बच्चा भी नैतिकता दिखाएगा। इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा स्तर होता है रूढ़िगत नैतिक का स्तर। दूसरा स्तर क्या है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कन्वेंशनल स्टेज जो कि 10 से 13 वर्ष होती है। कन्वेंशनल स्टेज पहली है, प्री कन्वेंशनल 4 से 10। इसमें क्या है, दंड आज्ञा पालन अधिकारिता पहला है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म तीसरा है। और सॉरी उसके बाद पहले में 2 स्टेज है, अब दूसरा आ रहा है कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। मतलब दूसरों के मानकों को भी अपने अंदर बैठाता है और उसी के अनुसार नैतिकता का निर्णय लेता है। इसमें पहला है टोटल अगर देखा जाए तो तीसरा स्टेज, तो सॉरी टोटल अगर देखा जाए तीसरा, और कन्वेंशनल में पहला है गुड बाय गुड गर्ल। पहला क्या है, गुड बाय गुड गर्ल। थर्ड स्टेज है गुड बाय गुड गर्ल। इसमें क्या है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जन करना चाहता है। मतलब अर्न अप्रूवल, लोग उसे अच्छा कहें इसलिए वो अच्छे काम करना चाहता है। लोग इस अवस्था में क्या होता है कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में जो थर्ड स्टेज है, कन्वेंशनल की पहली और टोटल थर्ड है गुड बाय गुड गर्ल, इसमें लोग नैतिकता या बच्चे नैतिकता इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों से अप्रूवल पाना चाहते हैं। दूसरे लोग अच्छा कहें इसलिए वो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं ताकि माँ बाप उसे अच्छा प्रेज़ दें, उसको बाकी लोग प्रेज़ दें, इसलिए वो अच्छा काम करना चाहते हैं।
सेकेंड इसमें क्या है, वैसे टोटल 4th स्टेज है और इसमें सेकेंड है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों में कानून को मानने की बहुत अच्छी भावना विकसित हो जाती है। कानून के बारे में अगर उसे कुछ भी पता चलता है तो वो वैसे ही उसका पालन करना चाहता है, क्योंकि एग्जाम्पल दिया गया है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा अब नहीं करेगा और रोड रेड लाइट होने पे वहीं खड़ा हो जाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बच्चे में कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना इस अवस्था में विकसित होती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, 13 वर्ष से ऊपर होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत। मतलब इसमें बच्चों में खुद में नैतिकता का विकास हो गया होता है और निर्णय खुद से वो लेता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। पहला क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ भी देना चाहिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि इसमें क्या होता है। किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, उनकी अच्छाई के लिए ही। अगर नियमों से किसी का नुकसान हो रहा है तो ऐसे नियमों को तोड़ दिया जाए। जैसे कि अगर रेड लाइट तोड़ दिया जाए और उस रेड लाइट तोड़ने के बाद उसके पापा की जान बच सकती है, तो बाइक, मान लीजिए बाइक पे वो बैठाया है किसी को, उसके पापा की जान जा रही है, उसके पापा की तबीयत खराब है और रेड लाइट लग गई है, सिग्नल रुक गया और रेड लाइट तोड़कर अगर इस नियम को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ऐसा किस अवस्था में होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में होता है। ये जो पोस्ट कन्वेंशनल के दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हीरोवाद का गुण इसी में आता है। हीरोवाद का एक हीरो को आप बच्चा फॉलो कर लेगा, उसी तरह व्यवहार करना चाहता है। प्रश्न बनता है कि हीरोवाद का गुण किस में आता है, तो हीरोवाद का गुण 5वें स्टेज में ही आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसका दूसरा है और टोटल 6वां ही है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि नैतिकता का जो मानक है वह बच्चा अपना खुद ही बना चुका होता है और इसमें किशोर दूसरे के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है दूसरों को फ़ायदा करने के लिए, मतलब उसका एक प्रिंसिपल हो जाता है कि दूसरों के फ़ायदा, दूसरों को हमको मदद करनी है, चाहे उसके लिए हमको अपनी जान पे ही खेलना क्यों ना पड़ जाए। तो ये 6 स्टेजेस थी। लेवल 3 थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उसमें से स्टेजेस 6 थी। अब इसका देख लेते हैं आलोचना। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने की थी। इनकी सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने, बहुत बार प्रश्न बनता है। इन्होंने तर्क क्या दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने क्या कहा था कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। उन जो नैतिक विकास का जो तरीका है वो पुरुषों के लिए ज़्यादा दिया है, महिलाओं को कम प्राथमिकता इसमें दी गई है। और इन्होंने बताया कि मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर और डिफरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बताया कि मेल और फीमेल की जो मोरल रीजनिंग होती है उसमें कल्चर और डिफरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मतलब कि जैसे आप एक कल्चर के हैं, आपका मान लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, आपका समाज अच्छा है, दूसरे का समाज बहुत बुरा है, तो उसमें क्या होगा कि फिर मोरल रीजनिंग उसी अनुसार बच्चे की होगी। जैसे कि एक बच्चा क्या है, एक बहुत बुरे समाज में रह रहा है जहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत बुरा होता है, गाली गलौज ज़्यादा होती रहती है, तो उसकी मोरल रीजनिंग दूसरी होगी। और एक बच्चा जो अच्छे समाज में रह रहा है, जिसके माता पिता, दादा दादी और आसपास का परिवेश है बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी एटमॉस्फियर वहाँ का है, तो उसका मोरल रीजनिंग दूसरा होगा। और ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसके बारे में बात नहीं की थी। तो ये 2 आलोचना थी। पहली कैरोल गिल्गिन ने आलोचना की थी कि महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल की जो कल्चर और डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस को भी इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी थी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।